हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम हमारा ड्रामा शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शाओ को एक फार्म में देखते हैं जहाँ पर वो वीट कल्टीवेट कर रही होती है। इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे ब्रेक लेने के लिए बोलता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में ही वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आते हैं जो उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और वो उससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे होते हैं कि तुम हुओ फैमिली में शादी कर लो। यहाँ पर शाओ उस फैमिली में शादी करने के लिए रेडी नहीं होती। वो बोलने लगती है कि मैं किसी अनजान से कैसे शादी कर सकती हूँ। तो फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोलने लगते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, तुम 3 मंथ्स उसके साथ रह के देखो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसके बाद में तुम उससे शादी मत करना, सीधा सीधा मना कर देना। तो फिर शाओ रेडी तो हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो बोलने लगती है कि ठीक है, लेकिन आपको हुओ फैमिली से मेरी आइडेंटिटी छुपानी होगी। तो फिर उसके ग्रैंडपा भी इस चीज़ पर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर शाओ के आने से पहले वहाँ की मेड शाओ के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही होती है क्योंकि शाओ गाँव से आई होती है। इतने में ही शाओ वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर हमारे मेन लीड युनचन की सिस्टर होती है जो अपनी मेड को उस पर सैनिटाइज़र स्प्रे करने के लिए बोलती है क्योंकि वो गाँव से आई है तो फिर उसमें कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये सब बातें सुनकर शाओ को गुस्सा आता है। तो फिर शाओ बोलती है कि मेरी बॉडी से तो ज़्यादा तुम्हारे मुंह में इन्फेक्शंस होंगे। तो फिर वो उसके ऊपर ही वो स्प्रेस मारने लगती है। फिर इसके बाद में वो अपने रूम में चली जाती है और हम यहाँ पर अपने हैंडसम युनचन को शावर लेते हुए देखते हैं। शावर के बाद युनचन जब अपने बेड पर आता है तो शाओ वहाँ पर सोई हुई होती है। तो शाओ उसे हक करने लगती है जहाँ पर युनचन को शाओ की आवाज़ को जानी पहचानी लगती है। इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है शाओ युनचन को देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर शाओ युनचन के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन युनचन उसे बोलने लगता है कि तुम ही पीछे पीछे आई थी। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मेरी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी है क्या जो तुम्हें फैंटेसाइज कर गई। तो फिर युनचन गुस्से में बोलने लगता है कि तुम अभी मेरे रूम से दफा हो जाओ और वापस कभी भी मेरे रूम में मत आना। यहाँ पर शाओ बड़ी चालाकी से उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी जल्द ही वाइफ बनने वाली हूँ और फिलहाल तो मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तो जितना हक तुम्हारे इस रूम में बनता है उतना इक्वल हक मेरा है। तो फिर यहाँ पर युनचन उस पर गुस्सा करने लगता है। तो शाओ उसे बोलने लगती है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम मेरे ग्रैंडपा से बात करके हमारी शादी तुड़वा सकते हो। और ये सब शाओ का प्लान होता है ताकि वो अपनी शादी तुड़वा सके। दूसरी ओर वो युनचन की सिस्टर से मिलती है जहाँ पर युनचन की सिस्टर को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो कैसे पूरी रात वहाँ पर सोई थी। तो फिर यहाँ पर शाओ भी एक्टिंग करने लगती है और बोलने लगती है कि लगता है ये सब तुम्हारा प्लान था, तो इतने अच्छे प्लान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और तुम्हारा ब्रदर एक साथ में हक करके बहुत अच्छे से सोए। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर वो उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद शाओ और युनचन कार में बैठकर अपने मैरिज को कैंसिल करने की बात कर रहे होते हैं और शाओ को ये सारी चीजें सुनकर बहुत खुशी मिलती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो शीन वहाँ पर होती है। तो युनचन शीन को पूछने लगता है कि ग्रैंडपा कहाँ पर है। तो शीन उसे बोलती है कि वो तो स्टडी रूम में है। युनचन के वहाँ से जाने के बाद शीन शाओ को रिश्वत देने लगती है और कार्ड देकर बोलती है कि ये लो, इसमें 1 लाख रुपीज़ है और युनचन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। यहाँ पे शाओ बोलने लगती है कि बस 1 लाख, इसमें तो मेरे डेली एक्सपेंस भी नहीं कवर हो पाएंगे। तो फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। और फिर इतने में ही वहाँ पर युनचन आ जाता है और युनचन के ग्रैंडपा भी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि युनचन के ग्रैंडपा और शाओ के ग्रैंडपा बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इसके बाद में शाओ युनचन के ग्रैंडपा को एक पेंटिंग देती है जो उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया होता है उन्हें देने के लिए। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि शाओ तुम ग्रैंडपा को फेक पेंटिंग कैसे दे सकती हो। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये फेक पेंटिंग है, और अगर ये फेक पेंटिंग होती तो ग्रैंडपा को ऑलरेडी पता चल जाता। फिर इसके बाद में शाओ अपना दिमाग चलाती है और उसकी ड्रेस देखकर बोलने लगती है
कि ये पेंटिंग तो फेक नहीं है, लेकिन तुम्हारी ड्रेस ज़रूर फेक है। तो शीन बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितनी महंगी ड्रेस है और कितने बड़े डिज़ाइनर लियो ने इसे डिज़ाइन की है। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मिस्टर लियो ने डिज़ाइन की है, क्योंकि उनके डिज़ाइन के एंड में हमेशा एक हार्ट शेप होता है जो मुझे इस पूरे ड्रेस में कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो फिर शीन बोलने लगती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तो शाओ बोलती है कि तुम उसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकती हो, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। तो फिर शीन उस वेबसाइट पर जाकर चेक करने लगती है और ठीक वैसा ही निकलता है। तो शीन अब यहाँ पर बहाने मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में शाओ उसके ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए बस 1 या 2 दिन हुए हैं, तो तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते। और उसके ग्रैंडपा शाओ को युनचन की पर्सनल सेक्रेटरी बना देते हैं। जिसके बाद वो दोनों कार में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या हम दोनों ये चीज़ कर पाएंगे। यहाँ पर युनचन बोलने लगता है, क्या तुम मुझसे प्यार में पड़ जाओगी, इस बात का तुम्हें डर है। तो फिर शाओ बोलती है कि नहीं, प्यार तो दूर की बात है, मुझे तो तुम पर क्रश भी नहीं आएगा। फिर बाद में युनचन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उसको बोलने लगता है कि आज तुमने जो कहा वो बात तुम अच्छे से याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट डे ऑफिस में सब बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर युनचन की वाइफ आज से हमारे यहाँ पर काम करने आने वाली है। इसके बाद में शाओ जैसे ही ऑफिस में एंट्री मारती है, सभी लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ पर न्यान उसे एक बहुत डिफिकल्ट टास्क देती है। तो यहाँ पर उसे एक एड की शूटिंग करनी होती है एक एक्टर के साथ जिसका नाम लीन होता है, और सभी के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है। तो फिर लीन का हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर लीन की असिस्टेंट उसे कपड़े देने आती है, तो वो कपड़ों को रिजेक्ट कर देता है। फिर कॉफ़ी लेकर आती है तो वो कॉफ़ी को भी बहुत गंदा बोलता है। फिर जैसे ही अंदर शाओ पहुँचती है तो वो शाओ को देखकर पहचान जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो फिर वो शाओ की बातें अच्छे से सुनने लगता है और वो एड का सारा शूट बहुत अच्छे से करता है। और शूट खत्म हो जाने के बाद वो शाओ को ट्रीट देने के लिए लेकर जाता है और उनका कोई फोटो खींच लेता है। तो फिर न्यान वो फोटो युनचन को फॉरवर्ड कर देती है। तो फिर युनचन वो फोटो देखकर थोड़ा सा जेलस हो जाता है। इतने में ही युनचन को किसी का कॉल आता है और वो भागकर चला जाता है। तो फिर वो देखता है कि शाओ एक टेबल के नीचे छुपी हुई है, जहाँ पर वो शाओ को काम डाउन करने की कोशिश करता है। फिर वो उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पर शाओ उसे रोक लेती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, शाओ भूल जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है। इसके बाद में मिस्टर युनचन उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें रात के टाइम पे ओवर टाइम काम करने के लिए किसने कहा। तो फिर वो बोलने लगती है कि न्यान ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आपने ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं। तो फिर युनचन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी ऑर्डर हो तो मुझसे डायरेक्ट कंफर्म कर लेना, किसी और की मत सुनना। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब शाओ ऑफिस में होती है तो वो लीव ले रही होती है, और ये चीज़ देख के न्यान को बहुत जेलस फील होता है। तो फिर वो उसको सुनाने लगती है कि तुम किसकी परमिशन कंपनी में लीव ले रही हो। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मुझे किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो मर्जी होगा मैं वो कर सकती हूँ। तो फिर शाओ और न्यान के बीच में झगड़ा होने लगता है। इसके बाद में वो लोग युनचन के पास चले जाते हैं। दूसरी ओर न्यान शाओ को बहुत सारा फाइल्स डॉक्यूमेंट करने को बोलती है, और उसे लग रहा होता है कि शाओ को ये करते हुए पूरा दिन निकल जाएगा और पूरी रात भी। तो फिर वहाँ के वर्कर शाओ के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं कि शाओ कितना जल्दी जल्दी काम करती है, और शाओ सचमुच में रात होने के पहले सारा काम कर देती है। इसके बाद में रात के समय जब ऑफिस में लाइट चली जाती है तो शाओ को डर लगने लगता है, और वो डर के मारे कॉल लगाने लगती है। तो फिर उसका कॉल जाता है युनचन को, जहाँ पर वो युनचन से हेल्प मांग रही होती है।
फिर यहाँ पर शाओ युनचैन को सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर युनचैन न्यान को शाओ से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। तो फिर न्यान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जैसे ही रात के टाइम पे युनचैन घर जा रहा होता है तो फिर वो शाओ को बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी कार में नहीं बैठना, मैं बस लेकर भी आ सकती हूँ। लेकिन युनचैन उसे बोलने लगता है कि मैंने ग्रैंडपा से कहा है कि जितने भी मन तुम मेरे साथ हो उतने मंथ्स मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें सेफ भी। तो फिर वह ज़बरदस्ती शाओ को कार में बैठा देता है। फिर वो जब शाओ का सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो वो उन दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम पार्टी में शीन को देखते हैं, जो अपनी डायमंड रिंग के बारे में लोगों को बता रही होती है। और फिर वहाँ पर एंट्री होती है शाओ की और युनचैन की, और उन दोनों को देखकर शीन जेलस फील करने लगती है। फिर शीन जब कुशन पे बैठती है तो फिर वहाँ पर एक वेट्रेस आकर बोलने लगती है कि यही है जिसे मैंने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा। फिर वहाँ पर शीन आ जाती है और शीन बोलने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरी डायमंड रिंग चुराई है। तो फिर यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी कोई रिंग नहीं चुराई है। तो फिर शीन उस वेट्रेस को बोलने लगती है कि तुम बिना डरे सारी सच्चाई बता सकती हो। तो वेट्रेस झूठ झूठ बोलने लगती है कि मैंने अपनी आंखों से मिस शाओ को वॉशरूम के अंदर वो डायमंड रिंग पहनते हुए देखा है। और इतने में ही वहाँ पर न्यान और युनचैन की मॉम आ जाती है। वो दोनों मिलकर उस पर चिल्ला उठते हैं कि तुम जैसी औरत हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और फिर बाद में शीन शाओ के हाथ से पर्स खींचने लगती है और उस पर्स में से वो रिंग गिर जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को लगने लगता है कि शाओ ने ही वो रिंग चुराई है। तो फिर वहाँ पर युनचैन आ जाता है। तो युनचैन शाओ से पूछता है तो शाओ डिनाई कर देती है कि मैंने ये रिंग नहीं चुराई है। फिर युनचैन अपने सेक्रेटरी को बोलकर कैमरास चेक करवाने को बोलता है, लेकिन सभी कैमरास बंद होते हैं। तो फिर शाओ उन्हें बोलती है कि अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा तो हम इस पर फिंगरप्रिंट्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि वेट्रेस के अकॉर्डिंग मैंने वो पहना है और अगर वो मैंने पहना होगा तो मेरे फिंगरप्रिंट्स इस पर ही होंगे। तो फिर शीन बोलने लगती है कि तुम बहाने मारना बंद करो और युनचैन दूसरी ओर इंस्पेक्शन वाले पुलिस को बुला लेता है, जहाँ पे जब टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं तो उस पर कई सारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो उसे कुछ पता नहीं चल पाता। तो फिर शाओ सबको बोलने लगती है कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ये रिंग मैंने नहीं चुराई है और ना ही मैंने इसे पहनी है। तो वो सभी को अपने फिंगर्स दिखाती है। इसके बाद में वो युनचैन को वो रिंग पहनाने के लिए बोलती है। तो युनचैन उसे जैसे ही वो रिंग पहनाता है वो रिंग अपने आप निकल जाती है। तो फिर वो सभी को अपना फिंगर वापस से दिखाती है, जिसपे एक एलर्जिक मार्क होता है, और वो सबको बोलती है कि अगर मैंने ये रिंग पहनी होती तो ये मार्क मेरे हाथ पर ऑलरेडी होता, क्योंकि मुझे प्लैटिनम से एलर्जी है। यहाँ पर शीन और भी ज्यादा बहाने और ताने मारने लगती है, लेकिन शाओ उसे बोलने लगती है कि अगर मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी तो फिर तुम क्या करोगी। तो फिर शीन बोलने लगती है कि मैं खुद तुमसे माफ़ी मांगूंगी अपने घुटने देखकर। तो फिर शाओ उस चीज़ को प्रूव करने लगती है, जिसके बाद में वो वेट्रेस अपने आप उनसे माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मैं ही हूँ जिसने वो रिंग चुराई थी और मुझे वो रिंग अच्छी लगी थी और मैं पकड़ी ना जाऊँ इसलिए वो रिंग मैंने मिसेस शाओ के बैग में डाल दी। जिसके बाद में शाओ शीन को बोलती है माफ़ी मांगने के लिए। तो शीन गुस्से में जाकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन शाओ जैसे ही हटती है शीन टेबल पर जाकर गिर जाती है। तो उसके फ्रेंड्स शाओ पर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद में शाओ बोलने लगती है अगर तुम्हें माफ़ी नहीं मांगना तो हम पुलिस को बुला सकते हैं। तो फिर शीन डर के मारे शाओ से माफ़ी मांगती है। तो शाओ बोलने लगती है कि तुम बहुत धीरे बोल रही हो, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ तक नहीं आ रही। तो फिर एक औरत बोलने लगती है कि जो झूठ बोलता है उसकी आवाज़ हमेशा धीरे ही होती है। फिर यहाँ पर शीन गुस्से में आकर चिल्लाकर माफ़ी मांगती है। इसके बाद में शाओ और युनचैन डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसको मेडिसिनल क्रीम देते हैं। फिर वो लोग घर पे आ जाते हैं। फिर शाओ जब बैठी होती है तो उसे लीन का कॉल आता है, जो उसे कल रात की पार्टी में इनवाइट कर रहा होता है। फिर शीन जैसी ही खड़ी होती है तो वो युनचैन से टकरा जाती है और उसकी बॉडी देखकर खो ही जाती है। तो यहाँ पर युनचैन उसे बोलने लगता है कि अपनी नज़रें हटाओ यहाँ से। फिर बाद में शाओ नहाने चली जाती है।
इसके बाद में जब शाओ सोने जाती है तो युनचन उसे बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे सोने के लिए इनवाइट कर रही हो। तो शाओ बोलने लगती है कि तुम्हें सोना है तो सो, नहीं सोना है तो मत सो, इस चीज से मुझे क्या मतलब। तो फिर इन दोनों के बीच में किस वाली बात शुरू हो जाती है, जहाँ पर युनचन उसे बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हें कभी भी किस नहीं कर सकता, क्योंकि ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हारी बॉडी। तो फिर शाओ को गुस्सा आता है, तो शाओ उसे बेडरूम से बाहर सोने के लिए बोलती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे शाओ उस पार्टी में जाती है। इसके बाद में शाओ और युनचन जब अपने घर पहुंचते हैं तो फिर युनचन उसे चाबी निकालने के लिए बोलता है, तो शाओ उसके जैकेट के पॉकेट पे हाथ डालती है। तो युनचन उसे बोलने लगता है कि मेरे पैंट्स के पॉकेट में है, और वापस से उन दोनों के बीच में इंटेंस सीन बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग युनचन की कजिन वहाँ पर आती है, तो शाओ से युनचन के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन शाओ से कुछ बता नहीं रही होती। कजिन उसे खींचती है तो उसका जो टिफिन बॉक्स होता है वो वहीं पर गिर जाता है, और इतने में ही वहाँ पर युनचन आता है। तो फिर वो उसकी कजिन नाटक करने लगती है कि देखो शाओ ने वो टिफिन बॉक्स गिरा दिया, ये मेरी आंटी ने बना कर दिया था बड़े प्यार से। और शाओ यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम कितना अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, क्यों ना तुम एक एक्टर ही बन जाओ। और यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तो शाओ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसकी कजिन उसको बोलने लगती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं, या फिर तुम मुझे अपनी असली बहन मानते हो या फिर नहीं, लेकिन ये आंटी ने बहुत मेहनत से बना के भेजा था, मैं उन्हें अब क्या बोलूँगी। लेकिन यहाँ पर युनचन उसकी बात नहीं सुनता और उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर उसकी कजिन बोलने लगती है कि जस्ट बिकॉज हमारे ग्रैंडपा उसे पसंद करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करनी होगी, क्या तुम शाओ से सच में प्यार करते हो। यहाँ पर युनचन उसका कोई रिप्लाई नहीं करता, तो फिर उसकी कजिन उसके हाथ में वो चोट देख लेती है और बोलने लगती है कि ये तुम्हें कैसे लगा। तो युनचन बोलता है कि इसके बारे में मॉम को मत बताना। लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस में युनचन की मॉम आ जाती है, जो बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इतनी बड़ी चोट पहुंची है। लेकिन यहाँ पर शाओ उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करती। तो फिर युनचन की मॉम उसे 50 मिलियन वॉन देकर बोलने लगती है कि ये पैसे लो और मेरे बेटे को हमेशा के लिए छोड़ दो। और यहाँ पर उसकी कजिन उसे नीचा दिखाने लगती है, जहाँ पर शाओ वो पैसे तो ले लेती है लेकिन उसे फाड़ कर उसकी मॉम के मुंह पर ही फेंक देती है। और यहाँ पर उसकी कजिन चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि ये उसकी मॉम है और तुम उसके साथ ही ऐसा बिहेव कर रही हो। तो शाह यहाँ पर बोलती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से जाऊंगी और तुम लोग मुझे ये सारी बात बताने वाले कोई नहीं होते हो। फिर शाह वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जाते जाते वो युनचन से टकरा जाती है और वहाँ पर उसकी कजिन बाहर निकल के झूठ झूठ बोलने लगती है कि मॉम का फेस देखो, शाह ने मॉम को फेस पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। लेकिन यहाँ पर युनचन को पता होता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर युनचन बोलने लगता है कि मॉम मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इन सब मैटर से बाहर रहिए। और युनचन बोलने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा भी ठीक नहीं है और उन्हें जैसा पसंद होगा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। और यहाँ पर उसकी कजिन शाओ और लीन के बारे में कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन युनचन उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। फिर युनचन जब ऑफिस में होता है तो वो वही सारी बातें सोच रहा होता है लीन और शाओ के बारे में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है। फिर वो शाओ को कॉल करता है और अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ पर युनचन उसे बोलने लगता है कि क्या तुम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को भूल गई हो, उन्होंने कहा था कि ये पट्टी को हर एक वीक में चेंज करना है। तो शाओ बोलने लगती है कि क्या इस काम के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो युनचन बोलता है कि हाँ ये काम इम्पोर्टेंट ही तो है। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। जहाँ पर शाओ वो सारे मेडिसिन ढूंढने लगती है और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। और इतने में ही लीन का शाओ को कॉल आता है। तो फिर शाओ वो कॉल पिक करती है और कॉल स्पीकर पे रहता है, जहाँ पर लीन उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है एक डिनर के लिए। तो फिर शाओ भी उसे हाँ बोल देती है और ये चीज़ सुनकर युनचन को जेलस फील होने लगता है। और यहाँ पर शाओ को लगने लगता है कि शायद से युनचन को लगता है कि मुझे लीन पसंद है। तो फिर युनचन गुस्से में अपना वो हाथ हटा लेता है
और युनशन शाओ को बहुत ज़्यादा काम दे देता है। तो शाओ बोलने लगती है कि मेरा ऑलरेडी प्लान बन गया है, तुम मुझे काम देना बंद करो। तो फिर युनशन बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरे इंस्ट्रक्शन तुम्हें फॉलो ही करने होंगे। जहाँ पर शाओ कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने सारे काम करने लगती है और वो लीन को कॉल लगाती है, जहाँ पे वो उसे बोलने लगती है कि मैं इस बार नहीं आ सकती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर बाद में वो काम करने लगती है। फिर शाओ का सारा काम हो जाने के बाद युनशन उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ पर शाओ का पेट दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर युनशन घबरा जाता है। लेकिन वो पेट दर्द इतना हो रहा होता है कि शाओ वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर युनशन डॉक्टर्स को बुलाता है। तो फिर डॉक्टर्स बताने लगते हैं कि ग्लूकोज की कमी की वजह से वो बेहोश हो गई है, तो इनका ध्यान रखिए और टाइम टाइम पर इन्हें मील्स खिलाते रहिए। शाओ जब सुबह उठती है तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। फिर उसको याद आने लगता है कि शायद उसके पीरियड्स आ गए हो। फिर मिस्टर युनशन वहाँ से चले जाते हैं और उनकी मेड उसके लिए सूप लाई होती है, जो पीकर शाओ को अच्छा फील होता है। इसके बाद ऑफिस में जब प्रोजेक्ट युनशन देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसमें लीन की फोटो है। तो वो शाओ को बुलाता है और कहने लगता है कि तुमने जानबूझ के लीन को इस प्रोजेक्ट का ओनर रखा है क्योंकि वो तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड है। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो फिर वो उस शूट वाली साइट पर जाते हैं, जहाँ पर शाओ उस फीमेल मॉडल को बता रही होती है कि तुम बराबर पोज नहीं कर रही हो। तो फीमेल मॉडल गुस्से में आकर उसे खुद को पोज करने के लिए बोलती है। तो जब शाओ लीन के साथ पोज करने लगती है, वो देखकर युनशन को जेलस फील होने लगता है। तो युनशन उसे वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही वो बड़ी सी लाइट दोनों पर गिरने वाली होती है। तो युनशन उसे बचा तो लेता है, लेकिन शाओ को हल्की सी चोट लग जाती है। फिर वो उसे उठा के घर ले जाता है। इसके बाद में जब वो लोग घर पर जाते हैं तो फिर युनशन उसे दवा लगा रहा होता है। फिर जैसे ही शाओ चलने की कोशिश करती है वो गिर जाती है। इसके बाद में शाओ जब ऑफिस में होती है तो सभी वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि तुमने तो लू की डिज़ाइन चुराई है, फायर और आइस वाली। यहाँ पर शाओ ने कुछ नहीं बोलती, लेकिन नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग होती है वहाँ पर कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आए होते हैं। यहाँ पर शाओ अपनी न्यू ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में रिवील करने वाली होती है। तो सभी लोग आपस में उस फ्रॉड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिसेस शाओ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मिसेस लू से कॉपी किए गए हैं। यहाँ पर शाओ उन सबको समझाने लगती है और इतने में ही वो लू वहाँ पर आ जाती है और वो एक मैगजीन भी लेकर आती है और सबको एज ए प्रूफ बताने लगती है कि ये तो मेरी पहले से ही डिज़ाइंस है और ये सारे डिज़ाइंस शाओ ने चुराए हैं। यहाँ पर शाओ उसको पूछने लगती है कि आखिर ये मैगज़ीन तुमने कहाँ पर पोस्ट की थी। तो फिर वो बोलने लगती है कि ये मैगज़ीन मैंने फ्रांस में रिलीज़ की थी। तो फिर शाओ डाउट करने लगती है कि अगर ये मैगज़ीन तुमने फ्रांस में रिलीज़ की थी तो इसमें चाइनीज़ में क्यों लिखा हुआ है, वहाँ पर तो लोग चाइनीज़ नहीं पढ़ सकते। तो फिर यहाँ पर लू अलग अलग बहाने बनाने लगती है, जहाँ पर लू बोलने लगती है कि इसमें जितने भी कलर ग्रेडियंट्स है वो सब मेरे हैं। लेकिन यहाँ पर शाओ की असिस्टेंट बैठी होती है जिसके पास कलर ग्रेडियंट्स का पेटेंट होता है। तो वो बोलने लगती है कि 3 साल पहले ही हमने इसका पेटेंट बनवा लिया था, तो ये चीज़ तुम्हारी हो ही नहीं सकती, ये पहले से ही हमारी है। तो फिर यहाँ पर सबको समझ आने लगता है कि लू ने ये सारी साजिश रची है। तो लू वहाँ से गुस्सा होकर निकलने लगती है, लेकिन युनशन उसे रोक लेता है और बोलने लगता है कि तुम इतने में ही कहाँ भाग रही हो, मैंने अपने सभी वर्कर्स को काम पे लगाया था और हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे जितने भी डिज़ाइन है वो सब कॉपीड है। और वो वहाँ के टीवी पे वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करने लगता है कि किस तरह से लू ने बहुत सारे छोटे छोटे वर्कर्स के डिज़ाइंस को कॉपी किया है और उन्हें बहुत हाई प्राइस में सेल किया है। तो फिर लू वहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है। इसके बाद में वो लोग डिनर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे युनशन स्पीच दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस चीज़ के लिए मैं फियांसे शाओ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उसके साथ डांस करना चाहता हूँ। फिर वो शाओ से डांस की परमिशन लेता है और इसके बाद में वो लोग बहुत अच्छा डांस करने
जाने लगते हैं, जहाँ पे युनचन उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। यहाँ पर शाओ हाँ बोलने ही वाली होती है कि उसे याद आ जाता है वो कार वाला दिन जहाँ पर युनचन किसी और लड़की का नाम ले रहा था। तो फिर शाओ वहाँ से चली जाती है। तो शाओ को लीन एक ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ पे लीन उसे सीरियसनेस में क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम सच में युनचन को पसंद करती हो। तो शाओ बोलने लगती है कि मुझे युनचन नहीं पसंद है, और ये चीज़ युनचन सुन लेता है। जहाँ पर उसकी कज़न उसे डांस करने के लिए बुलाती है, तो वो उसके साथ डांस करने चला जाता है, और उस चीज़ को देख के शाओ बहुत अनकंफर्टेबल होती है, तो वो भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसे देखकर युनचन भी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस कज़न का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये दोनों तो रियल लाइफ कज़न्स है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर उसकी कज़न किसी को तो कॉल लगाती है, मुझे किसी का तो लाइफ खत्म करना है। दूसरी ओर हम शाओ को और उसके असिस्टेंट को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। फिर शाओ वहाँ से उठ के वॉशरूम जाती है, तो कोई आदमी उसके सामने एक पाउडर फेंकता है, जिसे स्मेल करते ही शाओ को खांसी आने लगती है, और थोड़ी ही देर में शाओ को चक्कर भी आने लगता है, जहाँ पर वो आदमी उसका फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। लेकिन युनचन आकर उसकी मदद कर देता है और उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पे नींद में शाओ बहुत घबराई हुई होती है और किसी का तो नाम ले रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगते हैं कि शायद स्ट्रेस की वजह से और पेन की वजह से वो कुछ नाइटमेयर देख रही हो, तो आपको उसके साथ में रहना ही होगा। और यहाँ पर नींद में शाओ युनचन को पकड़ने लगती है, जहाँ पर युनचन उसका हाथ हटा देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, शाओ को कुछ याद ही नहीं होता। यहाँ पर शाओ को डर होता है कि कहीं उन दोनों के बीच में रात को कुछ हुआ ना हो, लेकिन युनचन बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर युनचन को खांसी आने लगती है, जहाँ पे शाओ को समझ आता है कि युनचन अब बीमार हो गया है। लेकिन यहाँ पर युनचन शाओ से नाराज़ होता है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर युनचन और शाओ जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो फिर शाओ बता रही होती है कि किस तरह से लू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल में भेज दिया गया है, और उसे बहुत बड़ा फाइन भी पे करना पड़ रहा है। फिर शाओ उठकर युनचन को मेडिसिन देती है उसकी फीवर कम करने के लिए, और साथ ही साथ में वो युनचन को एक गिफ्ट भी देती है, जहाँ पर युनचन को लगने लगता है कि शाओ मुझसे प्यार में पड़ गई है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स शाओ के ऑफिस के बाहर आते हैं, ये बोलकर कि उसके नेकलेस में पॉइजन मिला हुआ है। और यहाँ पर एक लेडी प्रूफ के साथ आती है और कहने लगती है कि मेरी डॉटर तुम्हारी वजह से मरी है, वो नेकलेस पहन के। फिर यहाँ पर शाओ और युनचन आपस में बात कर रहे होते हैं और उस चीज़ का सल्यूशन निकाल रहे होते हैं। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैंने इंस्पेक्शन किया है और हमें पता चला है कि ज्वेलरी में सच में पॉइजन थे। और इतने में ही वहाँ पर युनचन की मॉम आ जाती है, जो उसको न्यूज़पेपर का न्यूज़ बता रही होती है और कहने लगती है कि इस लड़की की वजह से हमारे स्टॉक प्राइस भी घटते जा रहे हैं और हमारा नाम भी खराब होता जा रहा है। यहाँ पर शाओ और उसकी मॉम के बीच में डिबेट होने लगता है। यहाँ पर मिस्टर युनचन शाओ को बोलते हैं कि मे बी मेरी मॉम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो तुम टेंशन मत लो, हम सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारी चाल लू की होती है। लू अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू ये सब करवा रही होती है। और जैसे ही वो लोग गोडाउन में जाते हैं, वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है। फिर कैसे कैसे तो वो लोग उस गोडाउन से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर शाओ जैसे ही हॉस्पिटल में उठती है, उसे मिस्टर युनचन की याद आने लगती है और वो उसके बारे में पूछने लगती है। तो फिर उसका सेक्रेटरी बोलता है कि हम सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। फिर शाओ भागकर उस ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी रहती है। डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि इसे एक सीवियर हेड इंजरी हुई है और ये कोमा में चला गया है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये कब तक उठेगा। यहाँ पर शाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने भी लगती है। यहाँ पर शाओ के जाने के बाद युनचन का सेक्रेटरी उससे उठने के लिए बोलता है और नाटक बंद करने के लिए बोलता है। फिर युनचन पूछने लगता है कि कहीं शाओ को डाउट तो नहीं गया, तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आप तो एक्टिंग में बहुत माहिर हो, तो किसी को तो कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर युनचन उसे वो इंसिडेंट के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है
और वो लोग बात कर रहे होते हैं तो शाओ वहाँ पर आ जाती है। तो युनचन वापस से लेट जाता है जहाँ पे शाओ बोल रही थी कि मैंने शायद से युनचन की आवाज़ सुनी। तो फिर उसका सेक्रेटरी बहाने बनाने लगता है। यहाँ पर शाओ उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो युनचन बोलने लगता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है। यहाँ पे शाओ उससे कुछ मंथ का टाइम मांगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूंगी। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि लू का बॉयफ्रेंड उस कंपनी में वर्क कर रहा होता है जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है। तो उसे ने ये सारे कांड किए होते हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी सच्चाई बताने वाला होता है। यहाँ पर शाओ को कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो झूठ झूठ बोलना शुरू कर देता है शाओ को बहुत बिट्रेड फील होता है। लेकिन फिर शाओ भी बहुत स्मार्ट है। वो पीछे लू का और उसका वो बेडरूम वाला सीन प्ले करने लगती है जहाँ पर मीडिया के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। फिर इसके बाद में शाओ न्यूज़ देख रही होती है जहाँ पे शाओ और युनचन के कपल होने के बारे में लिखा होता है कि वो दोनों कितने क्यूट कपल्स हैं। और ये देख के शाओ बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पर शाओ युनचन को अपने रूम से जाने के लिए बोलती है और नेक्स्ट डे ही युनचन का सेक्रेटरी उसके लिए एक बुक लाया होता है जिसमें लिखा होता है कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, कि कैसे हम एक लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो वो पढ़ने लगता है, जिसके बाद में वो लोग गार्डन में जाते हैं और इतने में से ही एक लड़की सामने से आकर शन को रोज देती है और युनचन वो रोज शाओ को दे रहा होता है। लेकिन शाओ वो लेने से मना कर देती है और बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। जिसके बाद में शाओ उससे बोलती है कि ठीक है, हम 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद सेम इसी जगह पे मिलेंगे और अगर हम दोनों एक साथ आए इसका मतलब हम दोनों कंपैटिबल है। लेकिन शाओ वहाँ पर आके कब से खड़ी होती है और युनचन तो वहाँ पर होता ही नहीं है। लेकिन इतने में ही सामने युनचन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और बोलने लगता है कि देखा, हम दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टिनी है। इसके बाद में युनचन शाओ को एक बहुत अच्छा फायरवर्क दिखाने के लिए जाता है जो शाओ देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ खुश भी। यहाँ पर युनचन उसे बोलता है कि भले ही कितना भी टाइम हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूँगा। तो शाओ उसको पूछने लगती है कि अगर तुम्हारी बचपन वाली फ्रेंड वापस आ गई तो तुम किसे चूज़ करोगे। तो फिर युनचन उसे बोलने लगता है कि मेरी बचपन की फ्रेंड पास में थी और तुम मेरा प्रेजेंट हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा। और फिर शाओ युनचन को गाल पे किस करती है और इसी के साथ उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। युनचन जब ऑफिस जा रहा होता है तो एक लड़की उसे गाड़ी से टकरा जाती है और उसके पीछे पीछे उसका डैड उसे मारने के लिए आता है, जहाँ पर उसका डैड उसे टैंक करके बोलता है। तो युनचन को समझ आ जाता है कि ये तो मेरी बचपन की दोस्त टैंक है, जहाँ पर वो टैंक की मदद करता है और अचानक से टैंक बेहोश हो जाती है। यहाँ पर शाओ अपना वेडिंग का ड्रेस चूज़ करने के लिए आई होती है, लेकिन युनचन का फ़ोन बंद आ रहा होता है तो वो थोड़ी सी टेंस हो जाती है। यहाँ पर युनचन और उसकी फ्रेंड टैंग एक रूम में ही होते हैं, जहाँ पर शाओ उन दोनों को देख लेती है और यहाँ पर टैंग उसे हक कर रही होती है और शाओ को पता चल जाता है कि वही उसके बचपन की दोस्त है। फिर शाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सभी लोग शाओ और युनचन का घर पर वेट कर रहे होते हैं उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए। लेकिन यहाँ पर शाओ अकेले ही आती है और यहाँ पर शाओ को अकेले आता देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर उसकी कजिन को और उसकी मॉम को लग रहा होता है कि शायद से युनचन को ये शादी नहीं करनी, इसके लिए वो यहाँ पर नहीं आया है। और यहाँ पर शाओ अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं ये एंगेजमेंट यहीं पर तोड़ रही हूँ। तो सभी रिपोर्टर्स उससे पूछने लगते हैं, लेकिन शाओ उन्हें कोई जवाब नहीं देती और उन्हें घर जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर इतने में ही युनचन आ जाता है तो युनचन उसे समझाने ही वाला होता है, लेकिन शाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती। इतने में युनचन के ग्रैंडपा उसे पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो शाओ को इतना बुरा लगा है, जो उसने ये एंगेजमेंट को ही ख़त्म कर दी है। यहाँ पर युनचन कुछ बोल नहीं पा रहा था तो फिर ग्रैंडपा शाओ को पूछने लगते हैं। फिर शाओ जैसी उन्हें बताने लगती है उसके ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और युनचन शाओ को बोलता है कि अगर ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
यहाँ पर जैसे ही शाओ हॉस्पिटल में आती है, यूचन उसे वापस जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल वापस कभी नहीं देखनी, तो यहाँ से फिलहाल के लिए तो तुम चली जाओ। जहाँ पे शाओ जैसे ही जाने लगती है, तैंग वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, और वो शाओ से माफ़ी मांगने लगती है। तो फिर जैसे ही शाओ उसका हाथ छोड़ती है, तैंग अपने आप गिरने का नाटक करने लगती है और सभी से सिंपैथी गेन करने लगती है। फिर यहाँ पर यूचन को भी शाओ के ऊपर गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर शाओ बोलती है कि तुम मानो या ना मानो, मैंने इसे धक्का नहीं मारा है। और यहाँ पर हम सबको पता चलता है कि ये तैंग रियल लाइफ वाली तैंग तो है ही नहीं। इसके बाद में तैंग किसी के साथ कॉल पे होने का नाटक करती है और बोलने लगती है कि मैं कल से पक्का जॉब पर आ जाऊंगी, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे मेरी ग्रैंडमा का हॉस्पिटल बिल पे करना है। और ये सारी बात यूचन सुन लेता है और इसे जॉब ऑफर करता है। यहाँ पर लीन उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है, लेकिन शाओ से ना बोल रही होती है, लेकिन फिर भी लीन उससे बहुत इंसिस्ट करता है, तो शाओ आखिरकार ड्रिंक कर ही लेती है। और उसी सेम बार में यूनचैन भी होता है अपने कलीग्स के साथ। यहाँ पर लिन शाओ को बोलता है कि इस लेडी से ज़्यादा अच्छा तो तुम गाती हो, तो क्यों ना तुम वहाँ पर जाके सॉन्ग गाओ, ये मेरा एक बर्थडे प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पर शाओ अपना गाना गाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर यूनचैन भी उसे देख लेता है, जो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, लेकिन लीन उसे बहुत प्यार भरी आंखों से देखता है। इसके बाद में शाओ जब वॉशरूम में होती है, तो फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उसे पैसे देकर बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए चलोगी। तो फिर शाओ उसे कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। तो इतने में ही वहाँ पर यूनचन आकर शाओ को बचा लेता है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर यूनचन शाओ पर गुस्सा होने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पर शाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि यूनचन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। फिर यूनचन उसे बोलने लगता है, क्योंकि तुम मेरी फियांसी हो तो फिर मैं ही सिर्फ तुम पर हक जमा सकता हूँ, तुम किसी और के साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में किस हो जाता है, जहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे दूर हटा देती है। तो यूनचन बोलने लगता है कि लीन तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं है। तो फिर शाओ वहाँ से चली जाती है। शाओ के बाहर निकलते ही लीन उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। यहाँ पर शाओ से बहाना मारकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर लीन उसे रोकने की कोशिश करता है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फिर लीन उसे कैब तक ड्रॉप करता है और ये चीज़ मिस्टर यूनचैन देख लेते हैं, तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर शाओ जब घर पे होती है तो वो यूनचैन के बारे में ही सोच रही होती है और दूसरी ओर यूनचैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया होता है। तो फिर वो शाओ को गलती से हक कर लेता है, जहाँ पर वो शाओ को हक करते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यूनचैन को अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में जब वो एक लड़की के साथ था तो उन पर एक फॉक्स अटैक कर रहा था, जहाँ पर उस लड़की ने उसकी मदद की थी। फिर यहाँ पर शाओ की याददाश्त कुछ कमज़ोर होने लगती है, यानी कि शाओ को चीज़ें याद नहीं होती। यहाँ पर शाओ मिस्टर यूनचैन को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यूनचैन ने तो उसे बड़ी जोर से पकड़ रखा था और वो उसे लेट गो ही नहीं कर रहा था। तो फिर शाओ से बोलने लगती है कि क्यों ना तो पूरा टाइम मेरा हाथ पकड़ कर रखो, तो फिर मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। जहाँ पर यूनचैन उसकी बात सुन लेता है। फिर जैसे ही यूनचैन मॉर्निंग में उठता है, उसे धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगती है और वो सारी चीज़ें वो रिग्रेट करने लगता है। और फिर ऑफिस में यूनचैन के लिए शाओ कॉफ़ी बनाकर लाई होती है, ताकि उसका अल्कोहल लेवल थोड़ा सा कम हो जाए। और यहाँ पर यूनचैन उससे माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर यूनचैन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम कभी किडनैप हुई थी। तो शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलने लगती है, मैं कभी भी किडनैप नहीं हुई थी, तो मुझे बार बार ये सेम क्वेश्चन पूछना बंद कर दो।
फिर यहाँ पर वो दोनों झगड़ ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर नियान आ जाती है जो उन दोनों को झगड़ते हुए देख लेती है। तो वो दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगते हैं और शाओ बोलने लगती है कि हम दोनों तो बस आपस में एक बात कर रहे हैं और तुम हमारी बातें नहीं सुन सकती। यहाँ पर नियान उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ काम देने के लिए आई हूँ। तो फिर युनचन उससे वो काम पूछता है और बोलने लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरी वाइफ को डिस्टर्ब करना बंद कर दो और अपनी असिस्टेंट को वो काम दे दो। और फिर उसके जाने के बाद युनचन शाओ से पूछने लगता है कि तुमने मुझे हस्बैंड कहकर क्यों बुलाया। तो फिर शाओ से बोलती है कि एक्टिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके बाद में युनचन शाओ को एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ पे वो देरी से पहुँचती है। तो फिर युनचन उसे बोलने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से देर मत होना। तो फिर शाओ यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे इस मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो फिर उसकी बातों को सब इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पर नियान बोलने लगती है कि आज से सारे प्रमोशनल चीज़ें शाओ ही संभालेगी और उन सबको प्रमोशनल एड्स भी बनाएगी। तो फिर यहाँ पर शाओ शॉक्ड हो जाती है और बोलने लगती है कि एक तो मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी गई और ऊपर से इतने सारे टास्क मुझे एक साथ अचानक से दिए जा रहे हैं। यहाँ पर नियान बोलने लगती है कि तुम्हें हमने पहले से ही मेल डाला था कि तुम्हें मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना होगा। यहाँ पर शाओ उस प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं होती, बट फिर भी वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। फिर बाद में शाओ नियान को उसकी सेक्रेटरी के साथ बातें करते हुए सुनती है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है, जहाँ पर वो दोनों शाओ के अगेंस्ट एक प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पर वैंग कंपनी का सीईओ आया होता है डिज़ाइंस को चेक करने और उन्हें अप्रूव करने। तो फिर वो शाओ की बहुत तारीफ़ करता है और कहने लगता है कि अगर शाओ मेरी सेक्रेटरी होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जहाँ पे शाओ को प्रेजेंटेशन देनी होती है तो फिर जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स को उठाती है वहाँ पर सारे ब्लैंक पेपर्स होते हैं और डिज़ाइंस रहते ही नहीं है। तो फिर नियान बोलने लगती है कि लगता है तुमने सारे डिज़ाइंस को घुमा दिया है। तो फिर शाओ बोलने लगती है डिज़ाइंस गुम गए तो इसमें क्या हुआ, हम दूसरे डिज़ाइंस बनवा लेंगे। तो फिर नियान बोलने लगती है कि ये सारे डिज़ाइंस को बनने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं और मिस्टर वैंग बहुत दूर से आए हैं, तो तुम क्या मीटिंग पोस्टपोन करना चाहती हो। लेकिन फिर यहाँ पे शाओ खुद से ही 1 घंटे के अंदर वो पूरा डिज़ाइन बना देती है और उन लोगों को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। जिसके बाद में मिस्टर वैंग अपनी कंपनी का डील युनचन की कंपनी के साथ हाँ बोल देते हैं। उन सब के जाने के बाद शाओ बोलने लगती है कि ये जितने भी ब्लूप्रिंट्स थे वो मुझसे नहीं घूमे थे, असल में ये सारी चीज़ें किसी की प्लानिंग थी। और यहाँ पर शाओ नियान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है। तो फिर नियान बोलने लगती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे पता है कि वो चीज़ मैंने नहीं चुराई है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि क्यों ना हम कैमरास को चेक कर ले। नियान बोलती है कि अगर वो मैं नहीं निकली तो तुम क्या करोगी। तो शाओ बोलती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। फिर शाओ वापस से सेम क्वेश्चन नियान को पूछती है, तो नियान भी उसे वही बोलती है कि अगर मैं गलत निकली तो मैं तुमसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगूंगी। जहाँ पर युनचन का सेक्रेटरी वो फुटेज लेकर आ जाता है, लेकिन फुटेज में उसकी असिस्टेंट होती है जो सारा काम कर रही होती है। तो फिर शाओ उसके असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाती है, जहाँ पे उसकी असिस्टेंट बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद से की है, इसमें नियान मैम का कोई हाथ नहीं है। फिर बाद में शाओ उसे सच बोलने के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी वो कोई सच नहीं बता रही होती। तो फिर शाओ ने जो वॉइस रिकॉर्डिंग की थी तो वो उस चीज़ को युनचन को बताने लगती है। तो फिर यहाँ पे वो असिस्टेंट बोलने लगती है कि वॉइस रिकॉर्डिंग तो फेक भी हो सकती है। तो शाओ बोलने लगती है कि कल ही तुम्हारे बैंक में 5 मिलियन वॉन आए हैं, तो इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या हो सकता है। और नियान को इतना गुस्सा आता है कि वो एक पॉट उठाकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन युनचन उसे तभी के तभी वहाँ से कंपनी से निकाल देता है। नियान उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन युनचन उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर यहाँ पर नियान अपना लव कन्फेस करती है और बोलने लगती है इस गांव वाली लड़की की वजह से मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप होते जा रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। तो फिर यहाँ पर युनचन गुस्से में आकर नियान को थप्पड़ मार देता है और अपने सेक्रेटरी को उससे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और उसकी असिस्टेंट भी गुस्से में आकर रिज़ाइन कर लेती है।
यहाँ पर युनचन अपने ग्रैंडपा को कॉल कर शाओ के बारे में सच्चाई बोलने को बोलता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। यहाँ पर युनचन सोचने लगता है, अगर मुझे मेरी बचपन की फ्रेंड सच में नहीं मिली तो शायद मैं शाओ के साथ प्यार में पड़ जाऊंगा। यहाँ पर शाओ बैठकर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही होती है तो पीछे से युनचन आकर उसकी मदद करता है और उन दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ जाती है। फिर पार्किंग लॉट में वहाँ पर न्यान होती है जो एक बार फिर से युनचन से माफ़ी मांगती है, लेकिन युनचन उसे वहाँ से भगा देता है। इतने में शाओ आकर युनचन का हाथ पकड़ लेती है और न्यान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, तो न्यान बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें शाओ तुम्हारी वजह से हो रही है, अगर तुम नहीं होती तो मेरा कोई भी प्लान फ्लॉप नहीं होता। फिर यहाँ पर न्यान गुस्से में आकर शाओ को चाकू मारने वाली होती है, लेकिन वो चाकू युनचन के हाथों में लग जाता है। फिर यहाँ पर न्यान वापस से शाओ को चिल्लाने लगती है और शाओ गुस्से में आकर न्यान को थप्पड़ मारती है और बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इतने में पुलिस आकर न्यान को वहाँ से लेकर चली जाती है और कार में बैठे बैठे शाओ युनचन को दवाई लगा रही होती है। फिर जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं युनचन सो रहा होता है और नींद में वो घबराने लगता है और अपने पुराने बचपन के दिन याद करने लगता है जहाँ पर एक लड़की ने उसकी जान बचाई होती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है बिना अपनी आइडेंटिटी बताते हुए। और जैसे ही मिस्टर युनचन उठते हैं वो शाओ का हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ पर शाओ शॉक हो जाती है। यहाँ पर युनचन को शक होता है कि शायद शाओ ही उसकी बचपन वाली फ्रेंड हो। इसके बाद में युनचन जब घर जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि अकेले में लीन और शाओ क्या कर रहे होंगे, तो फिर वो जल्द से जल्द भाग के लीन के घर पहुंच जाता है और लीन को पंच मारकर उसके घर के अंदर घुस जाता है और शाओ को ढूंढने लगता है। लीन यहाँ पर बोलता भी है कि शाओ यहाँ पर नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर फाइनली युनचन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में युनचन जब घर पे होता है तो फिर वहाँ पर टैंग आती है जो उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन टैंग तो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इतने में ही युनचन को शाओ की सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बोलने लगती है कि मैं शाओ को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो फिर युनचन शाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर शाओ एक बहुत जंगल वाले एरिया में पड़ी हुई होती है और उसे बहुत चोट भी लगी हुई थी, लेकिन वो उठ भी नहीं पा रही थी। इतने में ही वो युनचन की आवाज़ सुनती है और उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसे बहुत चोट भी लगी थी। इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो वो उसको कॉल लगाकर अपना फ़ोन स्पीकर पे रख लेती है और इतने में ही युनचन को अपनी खुद की आवाज़ आने लगती है, तो वो शाओ को देख लेता है। फिर युनचन शाओ को लेके घर जाने लगता है। फिर जैसे ही वो घर जा रहा होता है वहाँ पर टैंग आ जाती है और उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही युनचन शाओ को लेकर जाने वाला होता है टैंग नाटक कर नीचे बेहोश हो जाती है और युनचन फिर सेक्रेटरी को कॉल कर एम्बुलेंस बुलाने बोलता है। फिर बाद में शाओ बोलती है कि रुको मैं चेक करती हूँ, और शाओ को समझ आ जाता है कि वो नाटक कर रही है, तो शाओ उसके हाथ में जोर से पिंच करती है जिस वजह से वो उठ जाती है और शाओ बोलने लगती है कि तुम तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। यहाँ पे टैंग जोर जोर बोलने लगती है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर शाओ गुस्सा होकर अपनी असिस्टेंट के साथ चली जाती है और फिर युनचन भी टैंग को अपने असिस्टेंट के साथ छोड़कर चला जाता है और शाओ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही होती। इतने में ही वहाँ पर लीन आ जाता है और उसे हग करने लगता है। फिर युनचन लीन को शाओ से दूर होने के लिए बोलता है और कहता है कि वो मेरी फियांसी है। तो शाओ बोलती है कि अब मैं तुम्हारी फियांसी नहीं रही, और यहाँ पर उन तीनों में झगड़ा होने लगता है। और फिर शाओ, लीन और उसके असिस्टेंट सभी लोग युनचन को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो टैंग युनचन को पकड़कर नाटक करने लगती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मुझे सेफ फील होता है, और ऐसा ऐसा बोलने लगती है। और उन दोनों को देखकर शाओ जेलस फील करने लगती है और शाओ थोड़ी सी चपकी ले लेती है और वो घबराहट में उठती है, जहाँ पर युनचन उसे पानी ऑफर करता है और ये देखकर जेलस फील करने लगती है।
इसके बाद में यूचन के ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो बेहोश ही होते हैं। यहाँ पर लीन और शाओ जब कार में होते हैं तो फिर लीन शाओ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ नींद से उठ जाती है और लीन को ऐसा करने से मना करती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लीन यहाँ पर शाओ से एक चांस मांगता है, लेकिन शाओ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। फिर लीन उसे समझाने की कोशिश करता है, फिर शाओ उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई जैसा मानती हूँ। इसके बाद में यूचन शाओ के सीधा घर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ उसे खुद से दूर कर देती है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर शाओ उसे बोलने लगती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो रियल लाइफ में ही तैंग है। यहाँ पर यूचन को डाउट जाता है, लेकिन इतने में ही यूचन को तैंग का कॉल आता है, जहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे बचा लो, कोई मुझे मारने आया है। फिर यूचन बिना सोचे समझे वहाँ से भागकर उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और एक बार फिर से शाओ को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में शाओ उसे वहाँ जाकर बचा लेता है। फिर तैंग जब नहा के निकलती है, वो यूचन के साथ बातें करने लगती है, जहाँ पे वो उससे शादी के लिए पूछती है। यहाँ पर यूचन का कॉल चालू होता है और कॉल पर शाओ रहती है और शाओ सारी बातें सुन रही होती है। फिर जैसे ही यूचन बाहर आता है, शाओ बोलने लगती है कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही के आज कंपनी से रिज़ाइन कर लूँगी। यहाँ पर यूचन शाओ का रेजिग्नेशन लेटर लेकर फाड़ कर फेंक देता है और उसे ऑफिस में लेकर जाता है और उससे ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जहाँ पर शाओ उसे अपने से दूर करती है। और इतने में ही वहाँ पर तैंग आती है, तो फिर शाओ वहाँ से चली जाती है और तैंग वापस से अपना भोले बनने का नाटक शुरू कर देती है। के बाद में उन लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हेल्ड होती है, जहाँ पे मीडिया वाले भी होते हैं और एक बहुत बड़ा कमीशन का पार्ट उनको देने वाला होता है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई होती है, जहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि यूचन की कंपनी को ये कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो बीपीएल को चला जाता है और सभी को लगने लगता है कि किसी ने तो यूचन के सारे प्रोजेक्ट्स को लीक कर दिया है, जिस वजह से बीपीएल को सिलेक्ट किया गया है। फिर यहाँ पर न्यूज़ में चल रहा होता है कि शाओ ने ही सारे प्रोजेक्ट्स को लीक किया है। तो फिर तैंग एक हैकर को बुलाती है और कहती है कि चेक करो कि ये डेटा कहाँ से गया है। तो वो हैकर बोलने लगता है कि ये डेटा तो यही कंप्यूटर से गया है। तो शाओ बोलती है कि ये डेटा इस कंप्यूटर से गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मैंने सेंड किया है। तो फिर तैंग बोलने लगती है कि क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा चेक कर देखें। पर सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि शाओ ही वहाँ पर बैठी थी। लेकिन शाओ उस हैकर से 2 मिनट के लिए लैपटॉप मांगती है, तो वो देखने लगती है कि इसने जानबूझकर गलत कोड्स डाले हैं। फिर शाओ अपने प्रॉपर कोड्स डालती है, जहाँ पर वो हैकर अपनी गलती कबूल करता है और बोलने लगता है कि तैंग ने ही मुझे हायर किया था। यहाँ पर तैंग झगड़ने लगती है कि मैंने ये सब यूचन के लिए किया है। यहाँ पर यूचन उसे साफ साफ बोल देता है कि उसे शाओ पसंद है, लेकिन यहाँ पर तैंग गुस्से में आकर अपने आप को चाकू मार देती है। तो फिर यूचन उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। फिर शाओ लीन के कॉन्सर्ट में जा रही होती है, तो फिर मिस्टर यूचन भी वहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर लीन कॉन्सर्ट में गाना गाते टाइम यूचन को प्रपोज कर देता है एक डायमंड रिंग के साथ। तो फिर शाओ बहुत स्मार्ट होती है और सबको बोलने लगती है कि ये रिंग मेरी ज्वेलरी का न्यू प्रमोशन है और हमने इस प्रमोशन को इस वे में किया ताकि ये बहुत यूनिक हो। और यहाँ पर सभी को लगने लगता है कि ये तो बस एक प्रमोशन के लिए एक्ट था। इसके बाद में शाओ और लीन का भी झगड़ा होने लगता है, जहाँ पे लीन शाओ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओ अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर देती है। यहाँ पर यूचन शाओ से एक और चांस मांगता है, लेकिन शाओ रेडी ही नहीं होती। तो फिर यूचन बीमार होने का नाटक करता है, तो शाओ जब उसके हाथ चेक करती है तो वो नॉर्मल रहता है। यहाँ पर यूचन भी शाओ को समझाने की कोशिश करता है और उसे हक करके बोलने लगता है, लेकिन शाओ उसकी बातें समझ नहीं पा रही होती, बट फिर भी वो उसकी बातें सुन लेती है। यहाँ पर तैंग उन दोनों से माफ़ी मांगने के लिए ऑफिस आई होती है, लेकिन शाओ उसे नीचे गिरा देती है और बोलने लगती है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो यहाँ से दूर चली जाओ ना, बार बार यूचन के पीछे क्या घूमती रहती हो। तो फिर यूचन सिक्योरिटी को बोलता है कि तैंग को यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाओ। इसके बाद में वो लोग एक कॉन्फ्रेंस में गए होते हैं, जहाँ पर यूचन को कॉल आता है कि तैंग यहाँ पर सुसाइड कर रही है। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं
टैंग टेरेस पर खड़ी होती है, जहाँ पर वो बोलने लगती है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं होगे तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। यहाँ पर सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की भी नहीं सुनती, और जैसे ही वो जंप करने वाली होती है शाओ उसे बचा लेती है, लेकिन वो गुस्से में आकर शाओ को धक्का मार देती है और शाओ के साथ साथ यू चैन भी नीचे गिर जाता है। लेकिन किस्मत से वो लोग एक बम्पर पर गिरे होते हैं, लेकिन शाओ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में शाओ जब हॉस्पिटल में उठ रही होती है तो उसे वियर्ड से सपने आ रहे होते हैं एंड उसे उसकी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ पर शाओ और यूचैन जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है लाइफ में तेंग जो है वो शाओ ही है। और यूचैन यहाँ पर शाओ को बोलने लगता है कि मुझे वो नकली तेंग के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी तो मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में शाओ जब डिस्चार्ज होती है तो फिर यूचैन उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रपोजल अनाउंस करता है, जहाँ पर वो आंखें बंद कर उसे उस ग्राउंड में ले जा रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो क्राफ्ट पेपर से बनाए होते हैं। और यूचैन शाओ से कहता है कि हर एक क्राफ्ट पेपर वाले बर्ड से मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लिखा है। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि तुम कितने ओल्ड फैशन हो, तो फिर यूचैन बोलता है कि तुम जो भी बोलो ये मेरा कन्फेस करने का तरीका है। फिर यहाँ पर यूचैन शाओ को प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर शाओ भी उसे हाँ बोल देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।